हाँ, नमस्कार दोस्तों। अ, अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो इससे पहले हमने प्लेटो की जो फर्स्ट पार्ट के अंदर प्लेटो के विचार को डिस्कस किया था और प्लेटो ने राज्य के संबंध में अपने क्या विचार दिए और जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में अभी तक हमने बातचीत कर ली है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो प्लेटो के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसमें उसकी कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग है, या उसके साम्यवाद का सिद्धांत है, या उसकी शिक्षा का सिद्धांत है। इसके बारे में प्लेटो क्या कह रहा है, आज के लेक्चर में हम इन सब बातों का आज जिक्र करने वाले हैं। प्लेटो की जो महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है दी रिपब्लिक। रिपब्लिक का जो सब टाइटल्स है, जो उसका उप आदर्श भी है, उसका नाम जस्टिस है, उसका नाम न्याय है। और समाज के अंदर न्याय कब स्थापित हो सकता है? प्लेटो के अनुसार जब समाज के अंदर जो राज करने वाला वर्ग है, जो फिलोसफर किंग है, वह क्या होगा? एक न्याय प्रिय व्यक्ति होगा। और ऐसा न्याय प्रिय व्यक्ति होगा जो समाज के जो अंदर अलग अलग तबके के जो लोग रहते हैं, जिसके लिए प्लेटो ये कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के आत्मा के अंदर तीन तरह के गुण हुए पाए जाते हैं। ठीक है। और इन तीनों गुणों की जो प्रधानता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग रहती है। कुछ एक व्यक्तियों के अंदर जो विवेक की प्रधानता अधिक रहती है, जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक की प्रधानता अधिक रहेंगी वह शासक वर्ग होगा। जिन व्यक्तियों के अगर साहसी व्यक्ति होंगे, लड़ाकू होंगे, वे सेना के अंदर भर्ती होकर अपने देश की सरहदों या अपने नागरिकों की सेवा करेंगे, या दूसरे प्रदेशों को जीत कर अपने राज्य की सरहदों के अंदर वृद्धि करेंगे, या दूसरे राज्यों से धन दौलत लौट के अपने राज्य का क्या है, आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ एक व्यक्ति ऐसे जिसके अंदर क्या होती है, तृष्णा होती है, वो उत्पादक का काम करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, या बाकी तरह का उत्पादक का काम करते हैं, ऐसा कह रहे प्लेटो। परंतु जो प्लेटो का जो ये राज्य है किस तरह से चलाया जाएगा, इसके संबंध में वो कह रहे हैं कि जो राज्य है वह एक फिलोसफर किंग के द्वारा चलाया जाएगा, दार्शनिक राजा के द्वारा चलाया जाएगा। और दार्शनिक राजा को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे उसको पहचाना जाएगा, इसके लिए जो प्लेटो कह रहे हैं वह शिक्षा के माध्यम से क्या है, दार्शनिक राजा का निर्माण होगा। वो जो शिक्षा प्रक्रिया है, ये प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के सिद्धांत में हम पूरी बात पढ़ेंगे। प्लेटो उस समय इस बात से काफ़ी दुखी था। एथेंस और जो स्पार्टा के अंदर जो था, एथेंस के अंदर तो प्रजातंत्र था, और जो स्पार्टा के अंदर था वह सैनिक तंत्र था, और सिरेक्यूज के अंदर क्या है, निरंकुश तंत्र था। इन उस समय के अंदर जो प्रचलित ये तीनों तरह की जो शासन प्रणाली थी, इससे जो जनता काफ़ी परेशान थी, जनता काफ़ी त्रस्त थी। और जो प्लेटो है, प्लेटो भी ये चाहते थे कि जनता को इन सभी के जो अत्याचारों से है वह क्या है, छूट मिले। और उस समय प्रजातंत्र के अंदर तो क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, राजा बनता था, शासक बनता था। प्लेटो खुद अपने लेखन के अंदर ये कह रहे हैं कि जो बढ़ाई का काम करते हैं या दर्जी का काम करते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। परंतु जो व्यक्ति शासक वर्ग है, जो व्यक्ति राजा है, उसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है। प्लेटो ये कह रहा है कि जो प्लेटो का जो राज्य होगा वो क्या होगा, एक फिलोसफर किंग होगा, जो कि सभी योग गुणों से क्या होगा, ऊपर होगा। उसको वो राजा क्या होगा, एक देव्य या भगवान के बराबर उन्होंने राजा को रखा है। और राजा क्या होगा, विवेकी होगा, राजा जो कहेगा वही कानून होगा। जब राजा का काम है कि अपने राज्य के अंदर जो अलग अलग वर्ग है, अलग वर्गों के अंदर समन्वय स्थापित करना, और एक वर्ग दूसरे वर्ग के अंदर दूसरे वर्ग के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप ना करे, और बिना हस्तक्षेप किए हुए अपना काम करे, ये एक फिलोसफर किंग का दायित्व रहेगा। मतलब जो सैनिक वर्ग है वह शासक वर्ग के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, शासक वर्ग उत्पादक वर्ग के अंदर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अभी जब आगे प्लेटो फिलोसफर किंग के लिए या उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, कम्युनिज्म की जो उन्होंने थ्योरी दी, उसमें और ज़्यादा विस्तार से हम समझेंगे। इसका मुख्य काम ये था क्योंकि उस समय का जो एथेंस के अंदर या यूनान के अंदर जो राज्य थे, वहाँ की जो जनता थी दुखी थी, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है वो बहुत क्रूर हुआ करती थी। जो प्लेटो ने है, प्लेटो का जो राजा वो अपने आप में निरंकुश है। निरंकुश का मतलब है प्लेटो ने अपने राजा को क्या है, असीमित अधिकार दिए हुए हैं, और जनता को किसी भी तरह के अधिकार से उन्होंने वंचित किया है। परंतु जो उनका जो फिलोसफर किंग है, जो राजा है, वो अत्याचारी राजा नहीं होगा, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से, एक शिक्षा के माध्यम से राजा बना होगा। और राजा के जो गुण हैं,
जो राजा के गुण हैं, राजा के गुण ये है कि वो राजा है वो विवेक का, उसके अंदर विवेक के गुण की बहुत अधिक प्रधानता होगी। वह क्या है, वह विवेक का प्रेमी होगा, वह सत्य के रास्ते पे चलने वाला होगा, वह न्याय का प्रेमी होगा, ठीक है। और वह क्या है, जो राजा है वह निस्वार्थ होगा और राजा का अपना कोई परिवार नहीं होगा, जिसके लिए प्लेटो कह रहे हैं कि जो राजा के ऊपर क्या है, साम्यवाद का जो सिद्धांत है वह लागू होगा। राजा का जो व्यवहार है वह शांत व्यवहार वाला होगा वह, और जो राजा की जो स्मरण शक्ति है वह बहुत तेज होनी चाहिए। और राजा के अंदर जो क्या है, विवेक है, वह उच्चतम कोटि का या उच्चतम स्तर का होना चाहिए। जो प्लेटो है अपने दार्शनिक राजा के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, और प्रतिबंध के अंदर प्लेटो क्या कह रहे हैं कि राज्य के अंदर धन और अत्यधिक अत्यधिक धन को भी रोकना और अत्यधिक निर्धनता को भी रोकना क्या है, राजा का काम होगा। इस बात के ऊपर वह राजा के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। या राज्य की सीमा के अंदर अत्यधिक मात्रा में वृद्धि या अत्यधिक मात्रा के अंदर कमी भी नहीं होनी, इस बात का वह प्रतिबंध लगा रहा है। राजा के ऊपर जो प्रतिबंध है ये कि जो राजा का जो शासन है, जो अपने आप में कला है, जो प्लेटो कह रहे हैं कि राजा का जो राज्य के अंदर क्या है, न्यायप्रिय होना चाहिए। जो शासन है कैसा होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। और राजा का जो इसके ऊपर भी प्रतिबंध जो राजा ने काम करना कि अपने राज्य के अंदर जो शिक्षा पद्धति है उसको भी बनाए रखना है। अब जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है, दार्शनिक राजा तैयार कैसे किया जाएगा? दार्शनिक राजा क्या है, एक शिक्षा के माध्यम से तैयार किया जाएगा। एक शिक्षा के चरण से उसे गुजरना होगा। एक मतलब शुरुआती जो उसकी शिक्षा होगी, जो प्लेटो ने अपनी शिक्षा के अवधारणा दी जिसमें वो शिक्षा के 3 चरण हुए बता रहा है, उसमें प्लेटो ये कह रहा है कि जो अंतिम परीक्षा के अंदर भी पास होंगे, जो 35 साल के अंदर दार्शनिक राजा बनने के लिए एक अंतिम परीक्षा होनी, और उसके बाद जो दार्शनिक राजा है उसे 15 साल का व्यवहारिक जीवन के अंदर प्रशिक्षण लेना है, और अब 50 साल की उम्र में तब जाके कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा बन सकता है, ठीक है। इस तरह जो प्लेटो है वो दार्शनिक राजा के लिए बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं। दार्शनिक राजा के जो विचार है या जो दार्शनिक राजा प्लेटो का जो तैयार किया जाएगा उसके बारे में कांट कह रहे हैं, कांट ये कह रहे हैं कि जो प्लेटो का जो दार्शनिक जो है, जो प्लेटो का दार्शनिक एवं दार्शनिक राजा का जो उसका विचार है प्लेटो का, कि दार्शनिक का राजा होना और राजा का दार्शनिक बनना अपने आप में एक बहुत असंभव सी बात है। पॉपर भी क्या कह रहे हैं, प्रॉपर कह रहे हैं कि जो प्लेटो का जो स्वार्थ सिद्धि के लिए दार्शनिक राजा को कुलीन वर्ग से लिया है ताकि उसे लाभ हो। जो प्लेटो का राजा वो निरंकुश है, वह क्या है, जो नागरिकों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं देगा, और क्या है, उसके ऊपर किसी भी तरह के जो क्या प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। ये है उसके दार्शनिक राजा का सिद्धांत, छोटा सा सिद्धांत। अब दार्शनिक राजा का औचित्य क्या है, जो प्लेटो ने वो दार्शनिक राजा का सिद्धांत क्यों दिया है? क्योंकि प्राचीन यूनान के अंदर उस समय जो शासन था वो बहुत डिसऑर्डर के अंदर या अराजकता के अंदर चल रहा था, और जो लोग हैं वे उस समय का जो शासक और उससे बहुत त्रस्त था। यदि इन सभी बुराइयों से छुटकारा पाना है तो जो प्लेटो ने उसके लिए अपने दार्शनिक राजा का सिद्धांत, अगला जो सिद्धांत है वह है प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत। और दार्शनिक राजा बनने की जो अवधारणा है वह भी उसने अपनी शिक्षा के माध्यम से दी है, ठीक है। अब जाके जो प्लेटो के विचार है शिक्षा के संबंध में क्या थे, और शिक्षा के जो संबंध में बहुत सारी जो बातें हैं वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, या उस समय तो खास करके जब प्लेटो का जीवन काल रहा था, आज से बहुत साल पहले, आज से 2500 साल पहले, उस समय तो ये जो बातें हैं अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था। जो प्लेटो की जो बुक थी, जो रिपब्लिक थी, उस बुक का जो मुख्य कॉन्सेप्ट था, सब टाइटल था, वो जस्टिस था। और जो न्याय है किसके द्वारा किया जाएगा, वह भी दार्शनिक राजा के द्वारा किया जाएगा। और दार्शनिक राजा बनेगा कैसे, दार्शनिक राजा को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, वह की शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी प्लेटो की, प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति को 3 चरणों के अंदर बांटा है। और उस समय के अंदर जो शासन व्यवस्था थी वह एथेंस और स्पार्टा के से भी हुए काफ़ी, मतलब उनका प्रभाव, एथेंस और स्पार्टा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था।
उस समय जो स्पार्टा के अंदर जो शिक्षा पद्धति थी, स्पार्टा के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो राज्य के द्वारा दी जाती थी, मतलब समाजवादी शिक्षा थी, राज्य शिक्षा का खर्च उठाता था। और जो माँ बाप का ये दायित्व था कि जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाती थी उसके बाद उस बच्चे की जो शिक्षा और दीक्षा का जो प्रशिक्षण का जो काम है वह राज्य के द्वारा संचालित किया जाता था। स्पार्टा के अंदर जो स्त्री और पुरुष के बीच है, मतलब लड़का और लड़कियों को क्या है, एक समान शिक्षा दी जाती थी। लड़के और लड़कियों की शिक्षा के अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। ये जो मुख्यतः जो शिक्षा थी ये व्यायाम और युद्ध की कला उनको सिखाई जाती, उनके अंदर व्यायाम एक्सरसाइज और युद्ध की कला के अंदर दिया जाता था। जो परंतु जो स्पार्टा का जो पाठ्यक्रम था, सिलेबस था, ये संकुचित था, छोटा सा था। इसके अंदर क्या है, साहित्य और बौद्धिक शिक्षा दी जाती थी, बाकी उनको किसी भी तरह की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब जो एथेंस का शासन था, एथेंस के अंदर क्या है, जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा नहीं दी जाती थी, परंतु बल्कि अभिभावक का या माता पिता का ये अपना उनकी जिम्मेवारी थी या कर्तव्य थी कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करवाए। और उस समय एथेंस के अंदर क्या है कि बच्चों को क्या है, अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। और एथेंस के अंदर क्या है, लड़कों को तो शिक्षा दी जाती थी परंतु लड़कियों की शिक्षा का कोई प्रबंध उस समय तक नहीं था। शिक्षा के अंदर क्या था एथेंस के अंदर कि उनको पढ़ना लिखाना सिखाया जाता था। प्राचीन जो कवि होते थे उनका साहित्य उनको पढ़ाया जाता था, व्यायाम करवाया जाता था, खेलकूद तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा का जो आधार रखा वो उन्होंने 2 आधारों पे अपनी शिक्षा की बात करते हुए, एक तो दार्शनिक आधार और दूसरा उनका मनोवैज्ञानिक आधार। दार्शनिक आधार पे ये कह रहे हैं प्लेटो कि जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर हुए केंद्र बिंदु जो मान रहे हैं वो शिक्षक को मान रहे हैं। और शिक्षा का काम सिर्फ यह है, शिक्षा का काम किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है। शिक्षा का काम ये है जो जो भी विद्यार्थी उसके पास आ रहा है उसके अंदर जिस भी गुण की प्रधानता है उस गुण को बाहर लाना या उसके सामने आपके प्रकाश का या ज्ञान रूपी प्रकाश जलाना, और जो उसके विद्यार्थी के उस व्यक्ति के जो अवगुण है उसको बाहर लाना एक शिक्षक का मुख्य काम है। मनोवैज्ञानिक आधार पे जो प्लेटो क्या कह रहे हैं, प्लेटो कह रहे हैं कि जो मानसिक आधार पे प्लेटो ने शिक्षा को आत्मा के विकास के लिए क्या, इसको आत्मा के विकास के आधार पे इसको 3 भागों में बांटा है मनोवैज्ञानिक आधार, बालक अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था इसके आधार पर शिक्षा के विषयों को भी उसने एक विभाजन किया है। जो प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है, प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा प्रणाली के अंदर स्पार्टा से क्या क्या सीखा, स्पार्टा से प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति के अंदर ये सीखा कि जो स्त्री और पुरुष को है, लड़के और लड़कियों को एक समान शिक्षा दी जाएगी। जो शिक्षा है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित होगी, ना कि अभिभावक या माता पिता का ये दायित्व रहेगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे। मतलब जो शिक्षा देना वो राज्य का कर्तव्य रहेगा। जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर उन्होंने सामाजिक पहलू को भी लिया स्पार्टा से, और सैनिक शिक्षा जो स्पार्टा के अंदर दी जाती थी, युद्ध कला दी जाती थी, उसको भी उन्होंने अपनाया है। प्लेटो की जो शिक्षा के सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, जो प्लेटो की जो शिक्षा है वो एक समायोजित है, मतलब एक क्रमबद्ध है, और ये उचित आयु जब सही उम्र आ जाए, सही उम्र के अंदर शिक्षा की बात हुई कहते हैं। प्लेटो का जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसकी जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है, इसका जो पाठ्यक्रम है इसका सिलेबस क्या है, व्यापक है। अपने सिलेबस के अंदर या अपने पाठ्यक्रम के अंदर इसकी जो अगली विशेषता है, इसने संगीत का सदुपयोग किया है और स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता हुए। और जो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इसकी मेन विशेषता है, वह आदर्श शासक या आदर्श राजा या फिलोसफर, दार्शनिक राजा के निर्माण के अंदर जो उसकी शिक्षा है वह सहायक है। शिक्षा के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास का भी ध्यान रखा गया है, और समन्वयात्मक मतलब अलग अलग सिलेबस के अंदर या अलग अलग विषयों के अंदर समन्वय स्थापित करना भी उसकी एक विशेषता रही है। और मनोवैज्ञानिक आधार तथा अपनी मनोवैज्ञानिक आधार तथा नैतिकता पर भी प्लेटो ने अपनी शिक्षा के सिद्धांत में इस पे मुख्य बल दिया है। शिक्षा व्यवस्था का जो क्रम है ये 3 स्तर के होंगे, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतम शिक्षा। प्लेटो ये कह रहा है
कि जो प्राथमिक शिक्षा वो सभी व्यक्तियों को दी जाएगी, चाहे उसकी आत्मा में जिस भी गुण की प्रधानता होगी। मतलब पहली जो परीक्षा होंगी वह 20 वर्ष की उम्र के अंदर होगी। पहले क्या सभी व्यक्तियों को शिक्षित किया जाएगा, और पहली जो परीक्षा वो 20 उम्र के में होगी। इस परीक्षा के अंदर जो व्यक्ति फेल हो जाएगा, जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, शिक्षा के माध्यम से ये मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति के अंदर क्या है, विवेक कम है, या उस व्यक्ति के अंदर साहस कम है, और उस व्यक्ति के अंदर क्या है, तृष्णा की भावना या तृष्णा के गुण की प्रधानता है। और ऐसा वर्ग या ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो 20 साल की उम्र में जो पहली परीक्षा होनी है उसमें असफल हो जाएंगे, वो समाज के अंदर उत्पादकता का काम करेंगे, या समाज के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, या आर्थिकी को संचालित करने का काम करेंगे। 20 वर्ष की उम्र तक क्या है, एक सामान्य शिक्षा होंगी, उनको शारीरिक शिक्षा दी जाएंगी, व्यायाम की शिक्षा उनको दी जाएंगी, ठीक है, शरीर के रख रखाव, जो संगीत की शिक्षा, कविता, वाद्य यंत्र या नैतिक शिक्षा, इस तरह की उनको शिक्षा दी जाएगी। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसमें जो पास होते हैं उनको आगे फिर क्या है, आपकी 10 वर्षों की और शिक्षा लेनी, मतलब 30 साल के अंदर उनकी अगली परीक्षा होनी है। इसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर क्या है, उनको क्या है, इंद्रिय ज्ञान करवाया जाएगा, उनको बौद्धिक ज्ञान दिया जाएगा, और गणित, ज्योतिष तथा तर्क शास्त्र की भी उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, गणित की शिक्षा, बौद्धिक ज्ञान दिया जाएगा, ज्योतिष, तर्क शास्त्र और एक इंद्रिय ज्ञान दिया जाएगा। और 10 साल के बाद 30 वर्ष की उम्र में फिर से एक परीक्षा इनकी होंगी, और इस परीक्षा के अंदर जो व्यक्ति पास होंगे वह आगे 5 साल की फिर शिक्षा लेंगे, और जो व्यक्ति 30 साल की उम्र में या दूसरी परीक्षा के अंदर असफल हो जाते हैं उनमें ये मान लिया जाएगा कि उन व्यक्तियों के अंदर विवेक की तो थोड़ी कमी है, परंतु उन व्यक्तियों के अंदर साहस के गुण की प्रधानता है, और ऐसे व्यक्तियों का जो काम है सेना के रूप में सेना के अंदर शामिल होके अपने देश की सरहदों की, अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना ऐसे व्यक्तियों का काम रहेगा। इन व्यक्तियों को साहसी मान लिया जाएगा कि इन व्यक्तियों के अंदर क्या है, साहस के गुण की प्रधानता है, और ये कैसे संभव हुआ, ये शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हुआ। और जो व्यक्ति 30 साल की उम्र के अंदर जो दूसरी उनकी परीक्षा हुई थी, पास हुए थे, वे आगे 5 साल की परीक्षा लेंगे, और इस समय क्या उनको एक दार्शनिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उनको क्या है, फिलोसफर की किंग बनाने की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और 35 साल की उम्र के अंदर फिर से एक परीक्षा होंगी। इस परीक्षा के अंदर जो व्यक्ति सफल होंगे उन व्यक्ति को क्या है, अगले 15 साल तक व्यवहारिक जीवन के अंदर क्या उन्हें कठोर परिश्रम उनसे करवाया जाएगा। उनको अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या वह न्यायप्रिय है, जब वह शासन संभालेंगे क्या शासन संभालने के वो काबिल भी है या नहीं, तब जाके कोई एक व्यक्ति क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से 50 साल की उम्र में क्या है, शासक वर्ग बनेगा या दार्शनिक राजा बनेगा। ये था प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। अब जो प्लेटो का जो अगला सिद्धांत है या नेक्स्ट इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये उनका साम्यवाद का सिद्धांत। अभी तक हमने क्या है, प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा पढ़ ली। दार्शनिक राजा शिक्षा के माध्यम से बनेगा, और जो दार्शनिक राजा वो सभी बुराइयों से मुक्त होगा। और दार्शनिक राजा बनना इतना आसान नहीं है प्लेटो के राज्य के अंदर, जिसमें वो अपने आदर्श राज्य की बात करते हैं। ठीक है, प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर व्यक्तियों के बीच राजा बनने के लिए होड़ नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, बल्कि राजा के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। ठीक है, जिसके लिए वो दार्शनिक राजा के लिए साम्यवाद का सिद्धांत भी देता है। जो प्लेटो है वह राजा को सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त करना चाहता है। ठीक है, कि जितनी भी लोभ है, लालच है, या उसके भ्रष्टाचारी बनने की जो संभावनाएं हैं, प्लेटो उनको ही खत्म कर देना चाहता है। ठीक है, इसके लिए क्या हुए, दार्शनिक राजा के लिए क्या है, साम्यवाद का सिद्धांत देता है। और जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है प्लेटो का, वह सिर्फ किसके ऊपर लागू होगा, समाज के 2 वर्गों के ऊपर लागू होगा। समाज का जो संरक्षक वर्ग है, एक तो आपका सैनिक है और दूसरा आपका दार्शनिक राजा के ऊपर ही साम्यवाद का सिद्धांत होगा, ना कि उत्पादक वर्ग के ऊपर साम्यवाद का सिद्धांत लागू होगा। ये जो
शासक वर्ग या सैनिक वर्ग है वो इतनी ही संपत्ति अपने पास रख सकते हैं जितनी कि उनके आवश्यकता के लिए जरूरी है। वो आवश्यकता से अधिक संपत्ति नहीं रख सकते हैं। ठीक है। उस समय के अंदर जो प्राचीन यूनान के अंदर जो राज्य थे वो दो तरह के राज्य हुआ करते थे। एक तो अमीरों का राज्य था और दूसरा गरीबों का राज्य था। जो प्लेटो ये कहता था कि जो संपत्ति है शासक वर्ग के कार्यों के अंदर क्या है, बहुत बड़ी बाधा है। यदि राजा भ्रष्टाचारी बनता है तो उसके भ्रष्टाचारी बनने का एक मुख्य कारण ये है कि वह संपत्ति की वजह से या अपनी फैमिली की वजह से, अपने परिवार की वजह से वे सारे काम करता है, जिसकी वजह से क्या है, बाकी जो समाज के जो अलग अलग तबके हैं एक राज्य के अंदर रह रहे हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। प्लेटो ने साम्य स्पार्टा के अनुभव से, जो स्पार्टा का जो उनका एक्सपीरियंस था, अपना अनुभव था, उससे उन्होंने क्या है कि परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत लिया। प्लेटो ये कह रहा है कि जो दार्शनिक राजा है उसके पास संपत्ति नहीं होगी। यदि राजा के पास अपनी संपत्ति नहीं होगी, मतलब पहली कंडीशन ये होगी, शर्त ये होगी कि जिसने भी दार्शनिक राजा बनना है वो अपनी संपत्ति नहीं रख सकता। तो इसका मतलब जो वो संपत्ति रख ही नहीं सकता तो वह भ्रष्टाचारी बनने की या लालची बनने की या बाकी अनैतिक कार्यों करने की जो संभावना है उसकी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा वो कह रहा है जो शासक वर्ग है, जिसके आधार पे प्लेटो की बहुत अधिक आलोचना, उनका क्रिटिसाइज भी किया जाता है। प्लेटो ये भी कह रहा है कि जो संरक्षक वर्ग है, जो दार्शनिक मतलब रूलिंग क्लास है, उसके लिए पत्नियों का भी साम्यवाद होगा। मतलब जो पत्नियों का भी साम्यवाद है, मतलब एक शासक की, एक राजा की एक पत्नी नहीं होगी। मतलब ये बात कितनी अजीब जैसी है। प्लेटो ये कह रहा है कि यदि राजा का अपना परिवार ही नहीं होगा, राजा को ये पता नहीं होगा कि मेरी कौन सी पत्नी है, या पत्नी को ये पता नहीं होगा कि मेरा कौन पति है, मतलब राजा करेगा भी तो किसके लिए करेगा। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है, शिक्षा के माध्यम से होगी। जो 35 साल की उम्र के अंदर जो शिक्षा होगी, ठीक है, उनमें से जितने भी व्यक्ति क्या है उत्तीर्ण उसके अंदर होंगे, सफल उसके अंदर होंगे, उनको सभी को शासक वर्ग मान लिया जाएगा। और जो ऐसी महिलाएं क्या है, मतलब क्या है, उत्तम महिलाओं का जो मिलन है वो उत्तम पुरुषों से कर लिया जाएगा। मतलब एक स्त्री का एक पति नहीं होगा और ना ही एक पुरुष की एक पत्नी होगी। ठीक है। उनके जो शारीरिक जो संबंध है वो अनेक पत्नियों के साथ होंगे और अनेक पत्नियों के जो शारीरिक संबंध है वो अनेक पुरुषों से होंगे, ये कह रहा है प्लेटो। और उनसे जो संतान पैदा होगी, उनसे जो संतान पैदा होगी, उस संतान को भी ये मालूम नहीं होगा कि मेरा पिता कौन है, और पिता को भी ये मालूम नहीं होगा कि मेरा बच्चा कौन है। इस तरह की जो अजीबोगरीब अवधारणा दी है प्लेटो ने अपने साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांत में, मतलब जो कि एक आज के समय के अंदर इस बात की बहुत अधिक आलोचना की जाती है। और जो संपत्ति का उन्होंने साम्यवाद दिया है, संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा देने के लिए उन्होंने 4 तरह के अपने आधार बताए। एक तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक आधार, जिसमें क्या कह रहे हैं कि जो शासक वर्ग है वो तृष्णा और लोभ से उसको दूर करना है। नेक्स्ट है, सेकंड है दार्शनिक आधार, फिलोसफर एस्पेक्ट, शासक को उन कार्यों से दूर रहना चाहिए जो कि शासन के कार्य में बाधा डालता है। थर्ड, मोरल एस्पेक्ट, नैतिक आधार, नैतिक आधार के अंदर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपना जो काम है वो दूसरों के कार्यों में बिना हस्तक्षेप के हुए करना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, व्यवहारिक आधार है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो शासक वर्ग है और जो संपत्ति है, यदि एक के ही हाथ में आ जाएंगे, जो यदि शासन करना और संपत्ति है एक के हाथ में ही आ जाएंगे, तो जो शासन की जो पथभ्रष्ट होने की जो संभावना है बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। और जो राजनीतिक आधार के अंदर हुए जो फिफ्थ, जो अंतिम है उनका साम्यवाद का जो आधार है वह क्या है, जो शासक वर्ग में किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से शासक वर्ग को निजात दिलाना उसका क्या है, एक मुख्य मकसद रहा है। पत्नियों के जो साम्यवाद की जो उनकी विशेषताएं है, उनकी विशेषताओं के अंदर जो मुख्यता है कि जो शासक वर्ग है
उसको पारिवारिक मोह से मुक्त करना। उसका अपना कोई परिवार नहीं होगा, और जब परिवार नहीं होगा तो पारिवारिक मोह भी नहीं होगा, इसलिए उसको मुक्त करना। राज्य के अंदर एकता और स्थायित्व स्थापित करना। राज्य के अंदर एकता स्थापित हो और राज्य के अंदर स्थायित्व स्थापित हो, इसलिए उसने पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत अपना लिया। जो प्लेटो है वो स्त्री और पुरुष को एक समान अधिकार देता है। ठीक है, प्लेटो के अनुसार क्या है, जो श्रेष्ठ महिलाएं हैं उनका जो मिलन है वो श्रेष्ठ पुरुषों से करा लिया जाएगा, और उनसे जो संतान पैदा होंगी वो भी अपने आप में क्या होंगी, श्रेष्ठ संतान उसे मान लिया जाएगा। ठीक है, जो प्लेटो है पत्नियों के साम्यवाद के सिद्धांत से वो शासक वर्ग के जो यौन संबंध है उसको भी कंट्रोल, उसको भी नियंत्रित करना चाहता था, और उनसे जो संतान पैदा होंगी वो उसका पालन पोषण है वो राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, वो क्या है, राज्य के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, परंतु आज के समय में क्या है, यदि हम इसका एस्टिमेट इसको करें, कंक्लूजन पे पहुँचे, परंतु जो परिवार है, एक जो पत्नी है, ये आज के समय में इसकी तो बहुत आप समझ सकते हैं कि ये तो प्रकृति के भी अपने आप में एक खिलाफ है। ठीक है, प्रकृति के भी खिलाफ है। प्लेटो की जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है और जो आधुनिक साम्यवाद का जो सिद्धांत है, इसमें बहुत अधिक असमानता है। जो तो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग के ऊपर ही लागू होता है, परंतु जो आधुनिक जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह पूरे समाज के अंदर लागू होता है। प्लेटो का जो आपके साम्यवाद का सिद्धांत है, साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से वह राज्य को सशक्त बनाना चाहता था, परंतु जो आधुनिक साम्यवाद है वह राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। जो प्लेटो का साम्यवाद है वह नैतिक है, और जो आधुनिक साम्यवाद क्या है, उसका क्या है, आर्थिक आधार रहता है। प्लेटो की जो आलोचना है, प्लेटो का जो सबसे बड़ा आलोचक हुआ है उनका नाम था कॉल पॉपर। कॉल पॉपर ने अपनी एक बुक 1945 के अंदर उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, और उनकी बुक का नाम था दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंदर जो कॉल पॉपर ने 1945 के अंदर इनकी बुक पब्लिश हुई, इसमें उन्होंने क्या है, मुक्त समाज के दुश्मन माना है प्लेटो को, हीगल और कार्ल मार्क्स को। ठीक है, वे कार्ल पॉपर ये कह रहे हैं जो प्लेटो है क्या, ये मुक्त समाज के बहुत बड़े दुश्मन है, और कार्ल पॉपर ने क्या है, प्लेटो को क्या है, सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रेरणा कहा है कि जो सर्वाधिकारवाद है वह राजा को इतनी अधिक शक्तियां देना चाहता है कि व्यक्तियों की जो कीमत है राजा के नज़र में, या जो व्यक्तियों की जो वैल्यू है वह आपके जानवरों के बराबर उसकी रह जाती है। व्यक्तियों को किसी भी तरह के अधिकार देने की बात नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्तियों से क्या उम्मीद की जाती है कि वे राजा के कर्तव्यों का, जो राजा के जो आदेश है उसका पालन करते रहे। ठीक है, प्रोफेसर मैक्सी ने भी प्लेटो को क्या है, पहला कल्पना कि जो प्लेटो क्या है, कल्पना लोक की विचारक है। जो प्लेटो का जो उनके आदर्श राज्य का जो सिद्धांत था, दी रिपब्लिक के अंदर वो जो कह रहे हैं कि जो आदर्श राज्य क्या होगा, जिसकी जनसंख्या 5040 होगी। आज के समय के अंदर तो 5040 जो जनसंख्या है वो एक गांव की रहती है। जब प्लेटो से ये पूछा गया कि यदि जनसंख्या बढ़ गई फिर क्या करें, फिर प्लेटो कह रहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या तो 5040 ही रहेगी, यदि जनसंख्या बढ़ जाती तो आप दूसरा राज्य स्थापित कर ले। मतलब इस तरह की जो बात है वो प्लेटो कह रहा है। प्लेटो को इस बात के लिए भी इसकी आलोचना की जाती है कि जो प्लेटो है, प्लेटो क्या है, वह फांसीवाद का जनक है। जो फांसीवाद जो एक विचारधारा है जो राज्य को बहुत अधिक महत्व देती है, और व्यक्तियों की नज़र में क्या है, व्यक्ति क्या है, राज्य की नज़र में एक व्यक्ति एक साधन है, मतलब राज्य की उद्देश्य पूर्ति को लेकर। ठीक है, जो प्लेटो है वह डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा क्रिटिसाइज उसने किया है, लोकतंत्र का आलोचक है प्लेटो। इस आधार पे भी प्लेटो की आलोचनाएं की जाती है। ठीक है, ये था प्लेटो की विचार। अब जो हमने बात करनी थी दी स्टेट्समैन के, जो इसकी रिपब्लिक और दी स्टेट्समैन, जो इसके जो रिपब्लिक बुक के अंदर जो प्लेटो क्या है, अपने आदर्श शासन की बात करते हैं, और अपने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या वो 5040 बता रहे हैं,
और इसके अंदर क्या है, एक ऐसा आदर्श राज्य होगा जो कि फिलोसफर किंग के माध्यम से तैयार किया जाएगा, जिसकी जो प्रक्रिया है वो शिक्षा के माध्यम से की जानी है। ठीक है, इसमें जो राजा होगा वो सद्गुणी होगा, उसका जो निर्माण है वो शिक्षा के द्वारा होना है। और क्या है, जो व्यक्तियों को अंदर क्या है, उसने क्या है, उत्तर ऐसे जो विचार है उसके उत्तर नीति शास्त्र के अंदर प्लेटो के मिलते हैं। अध्यात्म शास्त्र की ओर भी वो ले जाता है राजा को। और जो प्लेटो का जो सेकंड आइडियल स्टेट था, मतलब दूसरा आदर्श राज्य था, उस प्लेटो ने अपनी जो नेक्स्ट इनकी महत्वपूर्ण बुक कहती है स्टेट्समैन के अंदर, स्टेट्समैन के अंदर क्या है, प्लेटो कानून की बात कर रहे हैं। जो उनकी पहली जो बुक थी प्लेटो, उसके अंदर क्या है, दी रिपब्लिक के अंदर कानून की बात नहीं करते, परंतु जो उनकी सेकंड आइडियल बुक है उसके अंदर जो प्लेटो है वो कानून की बात को स्वीकार कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जो आगे इनका जो शिष्य था, जो राजनीति शास्त्र के जो पिता है प्लेटो, उनका जो आदर्श राज्य था, प्लेटो सॉरी आपके अरस्तु का जो आदर्श राज्य था वही प्लेटो के जो इनका द्वितीय आदर्श राज्य था, सेकंड इनका आइडियल स्टेट था, तो स्टेट्समैन के अंदर हमें देखने को मिलता है। जिसके अंदर क्या है, वह जो इनका जो पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत है उसको नकारते, खुद नकार रहे हुए, या फिर राज्य की जो जनसंख्या की बात हो, या राज्य के अंदर कोई कानून नहीं होगा इसकी बात हो, हालांकि दूसरा जो उनका आदर्श राज्य है उसमें वह कानून की बात स्वीकार कर रहे हैं कि एक राज्य के अंदर क्या है, कानून के द्वारा ही संचालित होना चाहिए। दूसरे अपने आदर्श राज्य के अंदर जो प्लेटो ये कह रहे हैं कि जो शासन अपने आप में कला है, और जो शासन है इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि कितने व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जा रहा है, और क्या वह शासन कानून के अनुसार है या कानून के अनुसार नहीं है। अपने अध्ययन के अंदर या अपने दी स्टेट्समैन के अंदर जो प्लेटो है वह 5 तरह के कानूनों का या 5 तरह की प्रभुसत्ता या 5 तरह की सरकारों का वर्णन कर रहे हैं। पहले के अंदर कह रहे हैं यदि जो सत्ता है, यदि प्रभुसत्ता या सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में और वह कानून के अनुसार है, यदि प्रभुसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में और वह कानून के अनुसार है और लोग भलाई के लिए वह काम कर रहा है, तो वह क्या है, राजतंत्र है, वह रॉयल्टी है जिसको वह उचित मानता है। और दूसरा जो शासन है, सरकार है, यदि जो प्रभुसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में है, वह कानून के अनुसार शासन नहीं कर रहा है, व्यक्तियों की, समाज के, जो राज्य के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके वेलफेयर के अंदर, उनके कल्याणकारी कामों के अंदर उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वह जो शासन होगा, एक व्यक्तियों का जो शासन होगा वह क्या होगा, अत्याचार तंत्र होगा, वह टायरेनी होगा। थर्ड के अंदर प्लेटो कह रहे हैं यदि प्रभुसत्ता कुछ लोगों के हाथों में, यदि प्रभुसत्ता कुछ लोगों के हाथों में है परंतु वे कानून के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, वे लोगों की वेलफेयर के अंदर अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसा जो शासन होगा, ऐसी जो सरकार होगी, उसको वे नाम दे रहे हैं एरिस्टोक्रेसी या कुलीन तंत्र। और यदि शासन कुछ व्यक्तियों के हाथों में है परंतु वे कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वह जो शासन होगा वह शासन होगा ओलिगार्की या सामंत तंत्र, हुए उसे कह रहे हैं। और 5वें तरह की, जो अंतिम तरह की जो आपकी शासन प्रणाली है या सरकार है, वे कह रहे कि जो प्रभुसत्ता है वो लोगों के हाथों में है, मतलब बहुत सारे लोगों के हाथों में है, वे चाहे कानून के अनुसार है या कानून के अनुसार नहीं है, उसको उस वैसी शासन प्रणाली को वे नाम दे रहे हैं लोकतंत्र, जिसका जो प्लेटो है बहुत बड़ा आलोचक रहा है। लोकतंत्र को सबसे निष्कृष्ट शासन मानते थे। और एक उनकी जो महत्वपूर्ण जी लॉज है जो उन्होंने अपने अंतिम समय के अंदर प्लेटो ने लिखी हुई है, इसके अंदर क्या है, जी दी लॉज के अंदर क्या है, एक सिस्टेमेटिकली या क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन नहीं किया गया। और इसके अंदर क्या है, एक जो लेखक के अंदर जो एक क्रमबद्धता होती है या उसकी ले होती है, उसके शब्द जात है, इस दी लॉज के अंदर ये काफ़ी कमी देखने को मिलती है। परंतु वह दी लॉज के अंदर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आदर्श राज्य के अंदर क्या है, कानून का शासन होना चाहिए। जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंदर या जब भी राजनीतिक विचारकों की हम बात करते हैं उसमें जो प्लेटो का जो नाम है वह बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। जो प्लेटो है वह क्या है,
सुकरात के शिष्य थे। सुकरात ने क्या है, प्राचीन यूनान के अंदर क्या है, सद्गुण के लिए अपने प्राण की न्यौछावर कर दिए थे। जब उस समय धर्म के अंदर जो टकराव और राजतंत्र के अंदर जो टकराव चल रहा था, जब उनके गुरु ने क्या है, राजतंत्र से टकराव मतलब या सत्य की बात कही, तो सुकरात के सामने भी ये विकल्प था कि वो उनको जेल से भागने की योजना बनाई गई थी, परंतु उनका जो गुरु था उन्होंने ये कहा कि यदि वह मर गया, यदि उनका शरीर मर गया, उनके विचार अमर हो जाएंगे, और यदि वह जेल से भाग जाता है तो उनके शरीर तो बच जाएगा मरने से कुछ टाइम के लिए, परंतु उनके विचार मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या है, अपने शरीर की मौत को उचित समझा और अपने गुरु की मृत्यु को क्या है, मतलब उनका मृत्यु को या उनको जो फांसी की जो सज़ा दी गई थी उस समय एथेंस के अंदर, उनको निर्दोष साबित करने के लिए प्लेटो ने उसके बाद लिखना शुरू किया। और जो प्लेटो एक आदर्श दार्शनिक लेखक के सामने आज हमारे सामने प्रस्तुत है। और जो प्लेटो के ऊपर जो महत्वपूर्ण विचारकों की जो रचनाएं रही है उनका दो चार का जिक्र मैं कर देता हूँ। उनका एक का नाम है अर्नेस्ट वार्कर। अर्नेस्ट वार्कर की जो किताब का नाम है ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती नाम से उनकी एक बुक है, जिसके अंदर उन्होंने प्लेटो की रचना के ऊपर संपूर्ण अपना विचार प्लेटो पे दिए हैं। अर्नेस्ट वार्कर की एक दूसरी बुक है जिसका नाम है प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचार है। बनाड वसांकी की एक किताब है आ कंपेरिजन टू प्लेटो रिपब्लिक, आ कंपेरिजन टू प्लेटो रिपब्लिक। R.L. नेटलशिप की एक बुक है लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक, जो उन्होंने 1922 के अंदर लिखी है। ठीक है, ये थे प्लेटो के विचारों का संपूर्ण रूप से हमने अब अध्ययन कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते कि जो कोई भी आपका जो प्रश्न है वह इन्हीं कॉन्सेप्ट्स से अंदर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।